हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम राजनीति शास्त्र का सिलेबस बताने जा रहा हूं। अर्थात एमए का सिलेबस क्या है, एमए सेकेंड सेमेस्टर का, एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर का। जैसा कि एमए सेमेस्टर प्रथम की परीक्षाएं हो चुकी हैं या हो रही हैं, अब कानपुर यूनिवर्सिटी या हम कह सकते हैं कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में अब एमए प्रथम वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित होने वाली हैं। जैसा कि जून या जुलाई में संभावना हो सकती है इस परीक्षा की, तो हम देखते हैं कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी CSJMU का एमए प्रथम वर्ष सेमेस्टर सेकेंड का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि पहले वार्षिक परीक्षा प्रणाली चला करती थी और उस वार्षिक परीक्षा प्रणाली में हमें केवल एक ही बार परीक्षा देनी होती थी। जैसे कि एमए प्रथम वर्ष में केवल एक ही वर्ष के अंत में परीक्षा देनी होती थी और इसी तरह से एमए द्वितीय वर्ष में एक ही बार परीक्षा देनी होती थी और वार्षिक परीक्षा प्रणाली में हमें 2 ही परीक्षाओं में रिजल्ट हमें मिल जाता था। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग हर विश्वविद्यालय में सिलेबस चेंज हो चुका है, पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। ऐसे में हमें और अधिक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो एमए में 4 सेमेस्टर है, प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर। तो हम आपको एमए द्वितीय सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम बताते हैं, सिलेबस बताते हैं। कुछ विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पढ़ना क्या है। जब हम अपने सिलेबस को समझ लेते हैं तो हमारी आधी तैयारी हो जाती है। जब हम अपने विषय के पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं तो हमारा एक जो फ्रेमवर्क है माइंड में, जो दिमाग में फ्रेमवर्क चलता रहता है, वह आधा करीब करीब पूरा हो जाता है। यानी कि एक ढांचा तैयार हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। और कुछ बातें हैं, उसमें से कुछ विषय हम पहले से पढ़ चुके होते हैं, कुछ विषयों की हमें तैयारी करनी होती है, कुछ टॉपिक की हमें तैयारी करनी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है कानपुर विश्वविद्यालय का। जो सिलेबस है एमए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का, उसमें 4 पेपर आपको दिया गया है। पहला पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक और दूसरा पेपर है, सेकेंड पेपर है लोक प्रशासन के प्रमुख दृष्टिकोण। जो तीसरा पेपर है विश्व राजनीति में समकालीन मुद्दे। यह 3 पेपर जो है यह कंपलसरी है। बाकी जो चौथा पेपर है वह ऑप्शनल है, यानी कि वह वैकल्पिक है और उस वैकल्पिक में 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आपके पेपर में, आपके सिलेबस में 4 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र है भारतीय विदेश नीति, दूसरा प्रश्न पत्र है राजनीतिक समाजशास्त्र या पॉलिटिकल इकोनॉमी कर सकते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कर सकते हैं इसको, और तीसरा प्रश्न पत्र है राजनीतिक अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये जो है चौथा प्रश्न पत्र जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। तो इन जो 4 प्रश्न पत्र आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न पत्र सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो यह भारतीय विदेश नीति है और अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यही सेलेक्ट करना बेहतर होगा आप लोगों के लिए, यही सेलेक्ट करना बेहतर होगा। जैसे कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में ऑप्शनल के पेपर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून संचालित होता है, यह ऑप्शनल पेपर होता है। तो आप या तो भारतीय विदेश नीति को लीजिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून को लीजिए, ये दोनों पेपर अच्छा है।
और राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र का परिचय, यह थोड़ा सा आपके समझ के बाहर आएगा, क्योंकि समाजशास्त्र आप पढ़े नहीं होंगे, समाजशास्त्र की जानकारी उतनी अधिक नहीं होगी, अर्थशास्त्र की जानकारी आपको उतनी अधिक नहीं होगी। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का जो सम्मिलित रूप है उसको हम राजनीतिक समाजशास्त्र या पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहते हैं, और इसी तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो आप लोग भारतीय विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय कानून को सेलेक्ट कीजिए अपने ऑप्शनल पेपर में। अब आइए देखते हैं कि इस सिलेबस में जो सिलेबस आप लोगों का दिया गया है, इस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। पहला है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें आपको पढ़ना क्या है। भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आपको रामायण, आपके जो सिलेबस में दिया गया है वह रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत में राजनीतिक विचार जैसा कि दिया गया है इसमें आपके सिलेबस में। ये आपका सिलेबस मेरे सामने है, ये जो है यह छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का सिलेबस मैं अपने हाथ में लिया हूँ, और इसमें क्या क्या दिया गया है वही आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। इसमें इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी सिलेबस को समझने में। तो इस भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आपको रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है। रामायण महाभारत पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें जो राजनीतिक विचार दिए गए हैं, रामायण में जो राजनीतिक विचार दिए गए हैं, महाभारत में जो राजनीतिक विचार दिए गए हैं वह पढ़ना है। इसके अलावा मनु का अध्ययन करना है, आचार्य मनु का अध्ययन करना है, और कौटिल्य का अध्ययन करना है, कौटिल्य, और आचार्य शुक्र का अध्ययन करना है, यह यूनिट फर्स्ट में दिया गया है, यह जो है यूनिट फर्स्ट में दिया गया है। रामायण में राजनीतिक विचार, महाभारत में राजनीतिक विचार, मनु के राजनीतिक विचार, कौटिल्य के राजनीतिक विचार, और आचार्य शुक्र का राजनीतिक विचार। अब सेकेंड यूनिट में आपको दिया गया है, सेकेंड यूनिट में दिया गया है मॉडर्निटी एंड इंडियन रेनेसा, यानी कि आधुनिकता और भारतीय पुनर्जागरण। इसमें यूनिट सेकेंड में है रेशनल क्रिटिक ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी, रेशनल क्रिटिक ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी, यानी कि धर्म और समाज के बारे में तार्किक आलोचना। इसमें आपको पढ़ना है रिफॉर्मिज्म का मतलब सुधारवाद, रिफॉर्मिज्म। इसमें आपको पढ़ना है यूनिट सेकेंड में सुधारवाद पढ़ना है, सुधारवाद, और पुनर्जागरण पढ़ना है, पुनर्जागरण, सुधारवाद और पुनर्जागरण पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो सुधारवादी विचारक हैं, जो पुनर्जागरण काल के विचारक हैं, जैसे राजा राम मोहन राय को आपको स्टडी करना है, राजा राम मोहन राय का स्टडी करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्ययन करना है आपको, और स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करना है, स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करना है। थर्ड यूनिट में देखते हैं, यूनिट थर्ड में जो दिया गया है मॉडर्न लिबरल नेशनलिज्म, अर्थात आधुनिक उदार राष्ट्रवादी। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण
गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। आपको थर्ड यूनिट में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद खां के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना है। उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या किया, या प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से विचार दिए। अब यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 है रेडिकल नेशनलिज्म, उग्रवादी राष्ट्रवादी। रेडिकल का मतलब उग्र, रेडिकल का मतलब उग्र, और नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी। अब उग्र और राष्ट्रवादी कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, यह उग्र राष्ट्रवादी थे, यानी कि उग्रवादी विचारक थे, उग्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और इसके पश्चात है, इसमें तिलक हैं, बिपिन चंद्रपाल हैं, बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल हैं, सावरकर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वीर सावरकर, वीर सावरकर, और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस है। यह यूनिट 4 में है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 है। 6 यूनिट दिए गए हैं आपके चैप्टर में। यूनिट 6 में स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म यानी कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी। आध्यात्मिक राष्ट्रवादी के अंतर्गत आपको आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत आपको सर अरविंद घोष पढ़ना है। अरविंद घोष, इसमें है अरविंद घोष, अरविंद घोष पढ़ना है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी पढ़ना है, उपाध्याय भी पढ़ना है आपको। और साथ ही साथ है कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी। इसमें आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी में रविन्द्रनाथ टैगोर का अध्ययन करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का अध्ययन करना है। यूनिट 6 जो है, यूनिट 6 जो है उसमें सर्वोदय, मार्क्सवादी और समाजवादी, सर्वोदय, मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक के बारे में अध्ययन करना है। समाजवादी विचारक के बारे में अध्ययन करना है आपको यूनिट 6 में। इसमें हैं महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर हैं, मानवेंद्र नाथ राय हैं, और जेपी नारायण हैं, और राम मनोहर लोहिया हैं, तथा जवाहरलाल नेहरू हैं। इन विचारकों को, यानी कि जो समाजवादी विचारक हैं, जो मार्क्सवादी विचारक हैं, जैसे मार्क्सवादी विचारक कौन है? मानवेंद्र नाथ राय हैं। समाजवादी विचारक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। और समाजवादी विचारक कौन है? महात्मा गांधी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और BR अम्बेडकर। ये आपको सर्वोदय, मार्क्सवादी और समाजवादी विचारकों में पढ़ना है। तो ये मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस बताया। प्रथम प्रश्न पत्र में 6 यूनिट डिवाइड किए गए। प्रथम प्रश्न पत्र 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, और फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट और सिक्स्थ यूनिट।
6 यूनिट में इतना सारा आपको स्टडी करना है अपने एमए के, अपने एमए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की तरफ। लोक प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण, इसमें आपको क्या पढ़ना है। आइए अब सेकेंड पेपर की तरफ चलते हैं कि आप लोगों का द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है। पेपर सेकेंड है लोक प्रशासन या लोक प्रशासन के प्रमुख दृष्टिकोण। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेजर पर्सपेक्टिव्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड प्रश्न पत्र में आपको पढ़ना क्या है। सेकेंड प्रश्न पत्र भी प्रथम प्रश्न पत्र की तरह से 6 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट 6। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, और शास्त्रीय लोक प्रशासन क्या है एवं नव लोक प्रशासन क्या है। शास्त्रीय लोक प्रशासन को हम परंपरागत लोक प्रशासन कहते हैं। इसको हम परंपरागत शास्त्रीय प्रशासन को परंपरागत लोक प्रशासन भी कहते हैं। परंपरागत लोक प्रशासन क्या है, नव लोक प्रशासन क्या है। और प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव, इसके बारे में पढ़ना है कि जब उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो प्रशासन के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। विकास प्रशासन, आपको विकास प्रशासन के बारे में स्टडी करनी है। विकास प्रशासन क्या है, और सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी की लोक प्रशासन में क्या भूमिका है। अब आते हैं यूनिट सेकेंड पर। यूनिट सेकेंड में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो दृष्टिकोण दिए गए हैं उन विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन आपको करना है। जैसे कि इसमें पहला है टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। टेलर का, फ्रेडरिक टेलर एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट। और दूसरा है मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैक्स वेबर। और आपको रिग्स का पारिस्थितिकी दृष्टिकोण पढ़ना है। पारिस्थितिकी, इसमें ती छूट गया है, पारिस्थितिकी प्रतिमान, रिग्स का पारिस्थितिकी प्रतिमान क्या है। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत आपको स्टडी करनी है। एल्टन मेयो का मानव संबंध दृष्टिकोण का भी अध्ययन करना है कि लोक प्रशासन में एल्टन मेयो ने मानव संबंध दृष्टिकोण क्या दिया है, या एल्टन मेयो का मानव संबंध दृष्टिकोण क्या है। इसी तरह से आपको स्टडी करनी है सहभागी प्रबंध, आर लिकर्ड की और मैकग्रेगर और आर लिकर्ड की आपको सहभागी प्रबंध पढ़ना है। तो यूनिट सेकेंड में आपको इतना अध्ययन करना है। यूनिट थर्ड, अब आते हैं यूनिट थर्ड पर। यूनिट थर्ड में आपको संगठन के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। संगठन क्या है, संगठन की प्रकृति क्या है, संगठन की संरचना क्या है, संगठन का स्ट्रक्चर क्या है। वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कार्य कौन कौन से हैं, संगठन के सिद्धांत, इतना आपको संगठन में पढ़ना है, संगठन की थ्योरी पढ़नी है। फिर प्रबंध क्या है, अर्थ क्या है, प्रबंध का अर्थ क्या होता है, प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, प्रबंध की संरचना क्या होती है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। फिर नेतृत्व क्या है, व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की स्टाइल क्या है, शैली यानी कि स्टाइल क्या है। और निर्णय निर्माण, लीडरशिप में निर्णय निर्माण की क्या भूमिका है, इसका भी स्टडी करना है आपको।
फिर लोक नीति, लोक नीति जिसको हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, इसके मॉडल क्या होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है या प्रोसेस क्या होते हैं, इस बारे में भी अध्ययन करना है। अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन पढ़ना है। इस मानव संसाधन प्रबंधन में आपको पढ़ना है भर्ती। भर्ती क्या है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, पदोन्नति क्या है, पदोन्नति कैसे की जाती है, पदोन्नति कितने प्रकार की होती है, प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, इसको प्रमोशन कहते हैं, इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो ये ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग कितने प्रकार की दी जाती है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, इसी तरह से वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना है। क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि लोक सेवकों की भर्ती कैसे की जाती है, लोक सेवकों की भर्ती कैसे की जाती है, लोक सेवकों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, इम्प्लाई, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, नियोक्ता कर्मचारी, इम्प्लायर और इम्प्लाई, इम्प्लायर और इम्प्लाई का संबंध कैसे होता है, यानी कि इम्प्लायर और इम्प्लाई के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट वह वित्तीय प्रशासन के बारे में दिया गया है। वित्तीय प्रशासन यानी कि बजट कैसे बनता है, बजट की प्रक्रिया क्या है, बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, बजट कितने प्रकार का होता है, यानी कि एक लाइन आइटम बजट कहते हैं। लाइन आइटम बजट का मतलब होता है परंपरागत बजट, इसको हम क्या कहेंगे, परंपरागत बजट, परंपरागत बजट। और दूसरा है शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, परंपरागत बजट, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट इसको कहते हैं। वित्तीय नियंत्रण कैसे किया जाता है, वित्तीय नियंत्रण में ऑडिट आपको पढ़ना है, लेखा परीक्षण पढ़ना है, डिजिटल इकोनॉमिक पढ़नी है, वित्तीय पारदर्शिता या फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पढ़नी है, लोकपाल आपको पढ़ना है, लोकपाल आपको पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 6 पर। यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 6 में आपको नौकरशाही पढ़नी है, लोक सेवकों या सरकारी सेवाएं पढ़नी है। इसमें नौकरशाही और लोक सेवाओं में, लोक सेवाओं या सरकारी सेवाओं में राजनीतिक तटस्थता का अध्ययन करना है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का अध्ययन करना है, प्रतिबद्धता का अध्ययन करना है। प्रतिबद्धता क्या होती, कमिटमेंट क्या होती है, जैसे प्रतिबद्धता का कॉन्सेप्ट जो निकल कर आता है इंदिरा गांधी की सरकार के समय से आता है, नौकरशाही की प्रतिबद्धता या लोक सेवकों की प्रतिबद्धता। इसी तरह से नौकरशाही में जो विवाद उत्पन्न होते हैं, किसका विवाद उत्पन्न होता है, सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट बनाम जनरलिस्ट या जनरलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट का विवाद नौकरशाही में उत्पन्न होता है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख दृष्टिकोण हैं या लोक प्रशासन के विषय में आपको अध्ययन करना है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब थर्ड पेपर की तरफ चलते हैं। थर्ड पेपर आपका क्या है, कानपुर यूनिवर्सिटी का या छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के एमए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान विषय का सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर क्या है। थर्ड पेपर का नाम है विश्व राजनीति के समकालीन मुद्दे या विश्व राजनीति में समकालीन मुद्दे या वैश्विक राजनीति के समकालीन मुद्दे कर सकते हैं, कंटेम्पररी इशूज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसमें यह भी 6 यूनिट में विभाजित है। यूनिट फर्स्ट में दिया गया है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण और उदारीकरण, वैश्वीकरण और वैश्विक उदारीकरण क्या होती है। इसमें है इकोनॉमिक, आर्थिक है। इसमें आपको पढ़ना है रोल ऑफ IMF पढ़ना है, WTO के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको अध्ययन करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IMF इंटरनेशनल IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष के बारे में पढ़ना है। फिर संप्रभुता पॉलिटिकल, यानी कि इसमें आपको ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में आपको आर्थिक पढ़ना है, आर्थिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और सैनिक, आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक और सैन्य या सैनिक, यानी कि जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में कुछ संस्थाओं की भूमिका बहुत अधिक होती है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका प्रमुख होती है। इसी तरह से राजनीति के अंतर देखते हैं कि राजनीति के अंतर्गत अब संप्रभुता का अंत हो गया है। जो संप्रभुता की धारणा हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उस संप्रभुता की धारणा का अंत कर दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि इंड ऑफ सॉवरेनिटी, रोल ऑफ एमएनसी के बारे में पढ़ना है, MNCs, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी विभिन्न देशों में जाती है, विभिन्न देशों में मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हैं और इस तरह से जो इनकी एक संप्रभुता होती है वह संप्रभुता थोड़ी सी सीमित हो गई है। तो मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में अध्ययन करना है और बहुपक्षवाद के बारे में अध्ययन करना है। बहुपक्षवाद जिसको हम बहुपक्षवाद किसी को कहते हैं मल्टीलेटरलिज्म को हम बहुपक्षवाद कहते हैं। कल्चरल में देख सकते हैं, कल्चरल में सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का भूमंडलीकरण, संस्कृति का वैश्वीकरण, संस्कृत का वैश्वीकरण हम पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ना है। और इसके अलावा युद्ध और सुरक्षा चिंताएं, युद्ध एवं सुरक्षा चिंता, यानी कि युद्ध कैसे होता है, युद्ध के नियम कौन से होते हैं, सुरक्षा चिंताएं कैसे राष्ट्र करते हैं। तो इस संस्कृत का वैश्वीकरण, युद्ध और सुरक्षा चिंताएं, ये पढ़ना है आपको यूनिट सेकेंड में। अब देखते हैं यूनिट सेकेंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में आपको नागरिक और मानव अधिकार के बारे में पढ़ना है। नागरिक एवं मानव अधिकार, नागरिक और मानव अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अधिनियम, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अधिनियम और संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की भूमिका है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और विभिन्न एनजीओ मानव अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। चैलेंज टू सिविल एंड ह्यूमन राइट, यानी कि नागरिक और मानव अधिकारों को चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसी तरह से जेनोसाइड आपको पढ़ना है। जेनोसाइड, व्हाट इज जेनोसाइड? जेनोसाइड का मतलब होता है सामूहिक नरसंहार, सामूहिक नरसंहार, जिसको हम कहते हैं नरसंहार। जेनोसाइड आपको पढ़ना है। एथनिक क्लिंजिंग पढ़ना है। एथनिक क्लिंजिंग का मतलब होता है जातीय संघार, जातीय संघार के बारे में अध्ययन करना है, जातीय संघार के बारे में अध्ययन करना है। तो यूनिट सेकेंड में आपको इतना आपको पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है? सिविल एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग की भूमिका और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, विभिन्न गैर सरकारी संगठन, नागरिक और मानव अधिकारों की चुनौतियां, नरसंहार और जातीय नरसंहार के बारे में आपको यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। यूनिट थर्ड आते हैं। यूनिट थर्ड में जो पढ़ना है आपको वह है इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, यानी कि इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, वैश्वीकरण के मुद्दे, वैश्वीकरण, ग्लोबल वैश्वीकरण, चिंताओं के मुद्दे, वैश्वीकरण चिंताओं के मुद्दे पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन, इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न,
यानी कि वैश्वीकरण के संबंध में विभिन्न जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों का अध्ययन करना है। कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, कुछ पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है और डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का अपक्षय है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अपक्षय और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इफर्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटीज, और सतत विकास के, ग्लोबलाइजेशन के परिपेक्ष में सतत विकास का अध्ययन करना है, इफर्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटीज, और ग्लोबल कम्युनिटीज का अध्ययन करना है, वैश्विक समुदायों के बारे में अध्ययन करना है। थ्रेट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, वैश्विक आतंकवाद पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? वैश्विक आतंकवाद। आज हम देख रहे हैं कि वैश्विक आतंकवाद की चिंता पूरा देश कर रहा है, यानी पूरा राष्ट्र कर रहा है। पूरा राष्ट्र क्या, संपूर्ण विश्व कर रहा है वैश्विक आतंकवाद की चिंता। वैश्विक आतंकवाद की चिंता पूरे राष्ट्रों के द्वारा की जा रही है। और युद्ध के जो नए नए रूप हो गए हैं, जैविक हथियार है, रासायनिक हथियार है, यानी कि युद्ध के जो विभिन्न प्रकार है उस विविध प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज एंड इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि संघर्ष का समाधान, हितों का समाधान, हितों का टकराव इत्यादि के बारे में आपको अध्ययन करना है। यूनिट 4 में हम फोर्थ में देखते हैं। यूनिट फोर्थ में क्या है? जेंडर इश्यूज पढ़ने हैं, यानी कि लैंगिक मुद्दे पढ़ने हैं। लैंगिक मुद्दे या लैंगिक समस्याएं, लैंगिक मुद्दे के बारे में अध्ययन करना है। इसमें है समानता के मुद्दे हैं, इश्यूज ऑफ इक्वलिटीज है एंड रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि प्रतिनिधित्व के मुद्दे हैं, और लैंगिक विभेद के मुद्दे हैं, जो स्त्री और पुरुषों के बीच विभेद होता है, जाति विभेद होता है, उनको अध्ययन करना है। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वोमेन कमीशन, यानी कि वोमेन कमीशन, महिला आयोग, और रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस संबंध में लैंगिक मुद्दों के संबंध में, लैंगिक परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और महिला आयोग की भूमिका का अध्ययन करना है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट इशू, यानी कि विकास के संबंध में विभिन्न मुद्दे आपको अध्ययन करना है। जैसे निर्धनता क्या है, पॉवर्टी क्या है, ग्लोबल हंगरी यानी वैश्विक भूखमरी क्या है, ग्लोबल हंगरी वैश्विक भूखमरी क्या है, पॉवर्टी निर्धनता क्या है, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी ऊर्जा सुरक्षा, ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ कंसर्न इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत और न्याय संगत विकास के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपके थर्ड पेपर में विश्व राजनीति के समकालीन या समकालिक मुद्दे के बारे में आपको अध्ययन करना है। विश्व की वर्तमान समय में पूरे विश्व में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं, कई समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन सब के बारे में आपका पेपर थर्ड में अध्ययन करना है आपको। अब पेपर फोर्थ, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये ऑप्शनल है, आप कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर फोर्थ के अंतर्गत पहला आपका है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति है, और दूसरा है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र है, और तीसरा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र का परिचय है, और चौथा है इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इन 4 प्रश्न पत्रों में से कोई एक प्रश्न पत्र आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस आपका दिया हुआ है, आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती है तो आप गूगल पे जाकर उस अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं, या आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो मैंने आज के वीडियो में आपको यह मैं प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस बताया है, राजनीति विज्ञान का या राजनीति शास्त्र का सिलेबस बताया है, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यह जो आज का सिलेबस मैंने आपको बताया है, यह छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में चलता है, वहीं पे संचालित होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सिलेबस समझ में आ गया होगा।
मेरा वीडियो आप लोग इसी तरह से देखते रहिए। मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।